धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसान परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी लोग देखते, जानते व परखते हैं। तो आप सबका आज के इस लाइव डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। साथ संगत जी, हर बार की तरह फिर से हजूर महाराज जी का भेष बनाकर एक नकली बहरूपिया पैरोल के नाम पर बरनावा बागपत में आया है, जो संभवतः इलेक्शन के लिए, शायद राजस्थान इलेक्शन के लिए साथ संगत की वोट बेचने के लिए लाया गया है। इसके अलावा और बहुत सारे प्लान्स हो सकते हैं। तो आते ही उसकी कुछ चीजें तो पकड़ी गई हैं, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई और भी सामने आएगी। तो हम आज का ये हमारा जो लाइव है ये इसी टॉपिक के ऊपर है। भी ये सब जो चल रहा है, चलो वो काफी लंबे समय से चल रहा है। फरवरी 2022 से शुरू हुआ था, लगभग 1.5-2 साल होने को आए ये सब चलते चलते। तो आज कई बड़े पत्रकारों ने भी इस चीज पे सवाल उठाया है कि ये पैरोल को लेके, लेकिन उसके अलावा जो हमारा वाला मुद्दा है वो शायद अभी पत्रकारों ने नहीं उठाया है। पर यही है कि जो बहरूपिया ये नकली बना के लाया गया, आखिर इसके पीछे और कौन कौन से प्लान्स हैं, तो इसको लेके हम आज कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो वीडियो बरनावा से जारी हुआ है अभी ताजा ताजा, ये दिखाया गया है कि पैरोल से सीधा बरनावा जाके वीडियो वहां से टेलीकास्ट हुआ है कि भाई 40 सेकंड का लगभग वीडियो है, जिसमें ये बोला गया है भी आपने बरनावा नहीं आना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज बोली गई है। दूसरा, भी एडम ब्लॉक की जो वो कहेंगे वो मानना है। और ये दो चीज मेन है। लेकिन इसके साथ साथ हमने एक पोस्ट डाला है, उस पोस्ट से आपको समझ आएगा। चलो, क्योंकि अब मैं खुद कुछ दिन जेल लगा के आया हूं, तो पंजाब और हरियाणा का जेल मैनुअल ऑलमोस्ट सेम है। मतलब एक ही जेल मैनुअल है दोनों तरफ जो काम करता है, बस ये स्टेट अलग अलग है एक तरह से। तो आपको उस जेल मैनुअल के हिसाब से कुछ चीजें नई जो हमने पकड़ी, जो मैं पहले नहीं पता थी, कि जेल के अंदर कभी भी किसी कागज के ऊपर साइन नहीं कराए जाते। ये आप हमेशा याद रखिए। जेल से आप कोई भी कागज, जेल में अगर आपको वकील आपका वकालतनामा भेजता है या कोई भी आप कागज अंदर आएगा जेल में, तो आपसे वो कागज साइन नहीं कराया जाता। उस पे हमेशा बाएं हाथ का अंगूठा लगता है, लेफ्ट हैंड का, और वो भी ब्लैक इंक के साथ, काली स्याही के साथ। काली स्याही में अंगूठा लगा के फिर अंगूठा लगवाया जाता है। जेल दो हिस्सों में होती है। एक जेल का हिस्सा होता है जहां पे जेल के कर्मचारी होते हैं, जैसे ऑफिस का काम होता है, क्लरिकल काम है, या सुपरिटेंडेंट होता है, जो भी मतलब जेल को संभालते हैं, उनका एरिया होता है। उसके बाद एक एरिया होता है जो जहां पे कैदी रखे जाते हैं। तो जेल में हमेशा दो गेट होंगे। जो पहला गेट होगा वो ऑफिसर्स वाला एरिया आता है, उसके बाद जो दूसरा गेट होगा उसके अंदर से कैदियों का एरिया शुरू होता है। तो इस तरह से दो एरिया जेल में बने होते हैं। दोनों एरिया में अपना अलग अलग काम चलता है। जब कोई कैदी से कोई मिलने जाता है तो वो पहला गेट क्रॉस करता है, दूसरा गेट क्रॉस नहीं करता है। तो बीच में पहले और दूसरे गेट के कोई एरिया होता है, उसके बीच में दीवार टाइप बनी होती है, कोई जाली लगी हो या शीशा, वहां से कम्युनिकेशन, बातचीत होती है मिलने वालों की। अगर किसी कैदी को किसी भी काम के लिए पहले गेट से बाहर भेजा जाता है, जैसे मान लो उसको छुट्टी जाना है, उसको कोर्ट में पेश करना है, तो उसमें क्या है कि जो अंदर का एरिया है वो आपकी अटेंडेंस मार्क करेगा भी आप बाहर जा रहे हो, और बकायदा आपका अंगूठा लगवाया जाता है रजिस्टर में। फिर आपको अगर दूसरे गेट से बाहर ले जाया जा रहा है तो फिर दूसरे गेट से पहले भी आपकी एंट्री की जाती है और अंगूठा लगवाया जाता है। इसी तरह जितनी बार भी ये प्रोसेस चलेगा, हर बार अंगूठा लगवाया जाता है जेल में। ये रूल है। अब इस रूल के मुताबिक पैरोल पे भी कोई व्यक्ति बाहर आ रहा है तो उसके साथ भी यही रूल लागू होता है। और इसी रूल के तहत भी अगर अगर वास्तव में ये व्यक्ति पिताजी होता ओरिजिनल, तो इसका भी 2 बार अंगूठा लगवाया जाता। और उस अंगूठे की शाही इतनी गाढ़ी होती है उसकी, आप और छोड़ो, वो तो शाही ज्यादा गाढ़ी होती है। आम एक स्टैंप पैड होता है ना, स्टैंप लगाने वाला पैड होता है, उसमें काली इंक वाला स्टैंप पैड आप लीजिए,
और उस इंक के ऊपर अंगूठा लगा के आप किसी कागज पे अंगूठा चिपकाइए, मतलब अपने मार्क दीजिए, और उसके बाद उस अंगूठे पे जो इंक लगी है उसको धो के देखिए भी कितनी देर में साफ होती है ये इंक। तो आपको पता चल जाएगा भी इस अंगूठे की इंक कितनी देर, इस जो स्टैम्प पैड की इंक भी कितनी देर में जाती है। जबकि जो जेल में यूज होने वाले स्टैम्प पैड है उनकी इंक बहुत ज्यादा गूढ़ी होती है, मतलब जल्दी से उसका रंग जाए ना, क्योंकि उनके पेपर्स में उनको पता है भी लंबे टाइम के लिए फिंगरप्रिंट इंपॉर्टेंट होते हैं जेल के रिकॉर्ड्स के, इसलिए वो खराब ना हो जाए, इसलिए उनकी इंक डार्क यूज की जाती है जो जल्दी से रंग ना छोड़े। तो अब आप सोचो भी लगभग 1:30-2 बजे के आसपास ये वीडियो आ जाता है भी जेल से निकाला गया है, और लगभग 4-4:15 बजे के आसपास ये वीडियो आ भी जाता है जो बरनावा से जो वीडियो टेलीकास्ट हुआ है। अब ऐसे में वो हाथ दिखाई जा रहे हैं, चलो इस पैरोल का छोड़ो, पिछली कितनी पैरोल हुई है, किसी भी पैरोल पे आपको अंगूठे के ऊपर मार्क दिखाई दे रहा है कोई इंक का। भी 2 घंटे में ऐसा कौन सा केमिकल है जिससे ये इंक निकल जाएगी, निकल ही नहीं सकती है ये इंक इतनी आसानी से। और ये एक कॉमन पैटर्न भी होता है पुलिस का, अगर आम तौर पे पता लगाने के लिए कोई बंदा इमीडिएट जेल से बाहर आया हो तो वो इस अंगूठे पे लगी इंक को देखते ही पहचानते हैं भी क्या वास्तव में ये अभी बाहर आया है या पहले आया है, भी झूठ बोल रहा है। तो ये चीज भी है। दूसरा क्या है कि जेल का एक रूल है भी जेल में जैसे आप पजामा पहनते हैं जेंट्स, पजामे का नाड़ा अलाउड नहीं होता। शूज पहनते हो अगर तो शूज में लेसिस अलाउड नहीं होते, जो फीते होते हैं जूतों में वो फीते अलाउड नहीं होते जूतों में। उसके बाद जेल के अंदर आप कपड़े प्रेस नहीं कर सकते, आपको प्रेस कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस वहां पे छोड़ो, वहां स्विच ही नहीं मिलेगा आपको। कैदियों के इलाके में बैरक के अंदर आपको स्विच भी नहीं मिलता, भी आप स्विच दबा लो, वो भी बाहर से कंट्रोल होता है, बिजली का कंट्रोल, कि भी कोई करंट ही ना लगा ले अंदर अपने आप को। तो ये इतनी चीजें जेल में होती हैं। अब ऐसे में भी इतना चकाचक जो कुर्ता पजामा प्रेस करके पहनना जिसपे बल नहीं है बिल्कुल भी प्रेस किया हुआ, उसके बाद दाढ़ी मेंटेन करना पूरी जिस हिसाब से उसमें है, और तीसरा लेसिस वाले जूते, नाड़े वाला पजामा, ये सारी और प्रेस किए हुए कपड़े। चलो कोई 1-आधा% आदमी कह देगा जी बरनावा आने के बाद हो सकता है अभी ये कपड़े पहनाए गए हों, दाढ़ी वगैरह थोड़ी सेट की गई हो, ये सब कुछ है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है आप किसी दर्जी को पकड़ना, कोई भी टेलर को, और उस टेलर को पजामा दिखाना और पूछना भी क्या ये पजामा इसी व्यक्ति के नाप का सिला गया होगा या किसी और के नाप का है जो पजामा उसने पहना हुआ है। अब ये तो है नहीं कि ऐसे भी वहां जाके हाइट कम ज्यादा होती रहती है तो पजामे की लंबाई चौड़ाई, चलो चौड़ाई तो कह दो जी मोटा पतला बंदा हो गया, लेकिन लंबाई तो नहीं बदल जाएगी। तो आप किसी टेलर को वो पजामा दिखाओ और आपको पता चल जाएगा भाई ये पजामा इसी व्यक्ति के नाप का सिला हुआ है या फिर किसी और व्यक्ति के नाप का सिला हुआ है। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप हरियाणा में हो तो आपने देखा एक चर्चित केस है पत्रकार आकर्षण उप्पल का, और जिसको उनको कई महीने जेल में रखा गया है किसी तरह से केस बना के। जेल के अंदर आप कितनी रोटियां खा लो, जेल का जो खाना होता है उसमें आप कितना ही खा लो, आदमी मोटा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उस खाने में सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, प्रोटीन भी नाम मात्र होते हैं और फैट तो होता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो और उसके बाद जेल में 2 टाइम रोटी मिलती है, और उसमें दाल कितनी अच्छी होती है, जो जेल गए होंगे उनको पता होगा भी दाल कैसी मिलती है। दाल आप ये लगा लो भी आप जो रूटीन में आप घर में दाल बनाते हैं उसका पानी 3 गुना कर दीजिए, और उसके बाद उसके अंदर हैंड ब्लेंडर चला दो, फिर उसका बना दो शेक। इस तरह की दाल मिलती है जेल में, हरियाणा की जेलों में। तो ये तो मतलब जेल का स्टैंडर्ड है खाने का। आप अंदाजा लगाओ, आकर्षण उप्पल का देखना वो कितना उसका शरीर घट गया है, जो पत्रकार आकर्षण उप्पल अभी जेल से हरियाणा में बाहर आया है। तो आपको तब अंदाजा लगेगा भी जेल में कितनी सेहत बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए। तो अब ये तो बोलता था जी मैंने वहां पे जगह बांध रखी है 25 किलोमीटर 12-15 किलोमीटर डेली दौड़ना। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो कमांडो काम करते हैं ना, एसपीजी कमांडो कहते हैं, उनके प्रोटोकॉल में भी एक दिन में
5 किलोमीटर दौड़ना लिखा होता है आम कमांडो के। अच्छा कमांडो होगा तो 5 से 10 किलोमीटर के बीच में दौड़ेगा, वो जिसका सारा दिन काम ही ये है कि उसको सिक्योरिटी फिट रहना है, सिक्योरिटी देनी है, हथियार उठा के रखना है। वो भी एवरेज 5 किलोमीटर तक ही दौड़ते हैं, कहीं तो 3 से 4 किलोमीटर तक ही दौड़ते हैं डेली का कमांडो। तो ये तो कमांडो का प्रोसेस है, जो यंग होते हैं 40 साल से कम की उम्र के होते हैं उनका ये प्रोसेस है। तो आप लगाओ भी, ये बंदा बोलता है बाहर आके जी मैं जेल के अंदर 12 से 15 किलोमीटर डेली दौड़ता हूं और उसके बाद भी फिटनेस है मेरी, और मैं दिन में 11 ग्राम आटा खाता हूं। तो 11 ग्राम आटे में आप रोटी 1/4 हिस्सा रोटी का बनेगा 11 ग्राम। अगर आप 11 ग्राम आप आटा तोल लो उसमें क्या कहते हैं तराजू में, छोटा कोई तराजू सुनारों वाला भी तुलेगा 11 ग्राम, तो एक तोड़ा ही हो गया, तो लगभग 1 ग्राम ऊपर है। तो उतने आटे के अंदर आप रोटी बनाओ तो आम एक फुल्का जो बनता है, मतलब हमारे जैसों के घर जिम्मेदारों का तो वो भी नहीं, जो मतलब कह लो जाट जिम्मेदार तो फिर भी थोड़ी भारी फुल्का खाएंगे, जो हमारे जैसों के घर रोटी बनती है उसका भी चौथा हिस्सा ही बनेगा 11 ग्राम के अंदर भी इतनी। और जेल के अंदर रोटी वो तोल के नहीं मिलती, जेल में तो जेल के हिसाब से बननी है रोटी, और कैदी ऑलमोस्ट रोटी वहां बनाते हैं, और वो रोटी ऐसे 11 ग्राम तोल के नहीं बनती। अमूमन एक रोटी 30 से 40 ग्राम आटे में बनती है। एक रोटी जो होती है, सिंपल पतली रोटी बनाओगे 30 ग्राम में, थोड़ी हैवी बनाओगे 40 ग्राम में, आपको 40 या 50 ग्राम तक आपको एक रोटी बन जाएगी। 11 ग्राम आटा खाने वाला बंदा डेली 12 से 15 किलोमीटर से लेके 25 किलोमीटर दौड़ने वाला आदमी, और आप ये वीडियो देख के लगा लो भी कम से कम 1 क्विंटल 10 किलो इसका वजन होगा, 110 किलो के आसपास जिस हिसाब का ये शरीर है। अब आपको क्या है कि बहुत दूर के एंगल से वीडियो बनाया गया है, लेकिन अगर आप देख लोगे आपको पता चल जाएगा भी कितना मोटा पेट है, और साइड से फैट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए आपको लगेगा भी साइड से चर्बी नहीं है दिख रही, जब आगे से पेट तो दिख रहा है, कुर्ते का जो पल्ला है वो कितना उठा हुआ है, उससे आपको पेट की मोटाई का अंदाजा तो लग रहा है, अभी ये साइड से फैट क्यों नहीं दिख रहा। तो इसके लिए आपको बता दें भी एक टमी टक्कर नाम से एक बनियान आती है, हम एक बनियान पहनते हैं ना शर्ट के नीचे, तो एक टमी टक्कर नाम की बनियान आती है। ये बनियान इतनी सी होती है, मान लो मेरा शरीर इतना है तो इतनी सी बनियान आएगी, वो खींच लोगे तो इतनी तक हो जाएगी। तो वो टमी टक्कर बनियान पहनाई जाती है जिससे वो इतनी का शरीर को कस देती है कि साइड का जो फैट होता है ये लूज होता है, ये फैट साइड फैट, इसलिए इसको कस देती है, और फ्रंट का फैट रह जाता है आगे, साइड फैट, इसलिए इसका शरीर साइड से आपको स्ट्रेट दिखेगा और फ्रंट का पेट पूरा निकला हुआ दिखेगा। तो क्योंकि अब ये एंगल दूर रखा गया है और कुर्ता लूज रखा गया आगे से, जिससे पता ना चले उतना, लेकिन जो दर्जी है और जो कुर्ता पजामा रूटीन में पहनते हैं वो देखते ही बता देंगे कि ये कितना मोटा व्यक्ति है। और अभी तक तो हमारे को देख के ये लग रहा है भी ये सतपाल पांडे जैसा ही है ये व्यक्ति जो अभी आज के वीडियो में आया है। बाकी नौटंकी अगले 20-22 दिन जो भी है। एक सुनील अत्री जी पूछते हैं भी आवाज गुरुजी जी कैसे है वीडियो में। आपको सुनील अत्री जी एक न्यूज देखना, एक किसी को नाम याद हो, एक हीरोइन का डीप फेक वीडियो आया अभी, उसके ऊपर चर्चा करते करते देश के प्रधानमंत्री तक ने ये बात बोली है भी जो डीप फेक वीडियो है ये बहुत रिस्की हो सकते हैं, बहुत ज्यादा मतलब आत्मघाती हो सकते हैं, एक तरह से मतलब बहुत नुकसान वाले हो सकते हैं। उसके बाद अगर आप थोड़ा बहुत भी इंटरनेट जानते हो तो आपने एक नाम सुना होगा चैट जीपीटी, इसके अलावा आपने नाम सुना होगा एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और नहीं सुना तो आपने कभी ये देखा हो भी हम एक फोन में एक बिल्ली सी आती, छोटे बच्चे खेलते हैं, टॉकिंग टॉम कह देते हैं उसे, एक बिल्ली सी आती है, उस बिल्ली को ऐसे उंगली मारो उसके चोट लगती है ऐसे मोबाइल में, उसके बाद उसको कुछ भी बोलो वो सामने से वही बोलती है। ऐसे खिलौने से भी आते हैं कैसे वो सांप सा हिलता रहता है, उसको कुछ भी बच्चा बोले वो आगे से वो रिपीट करके बोलता है। अब आप जिस आवाज में बोलोगे वो आपकी आवाज में नहीं बोलता, वो खिलौना, वो कंप्यूटर, जो आवाज कंप्यूटर में फिट की गई है भी इस आवाज में बोलना है, उस आवाज में ही कंप्यूटर बोलता है। मतलब मैं किसी आवाज में बोल रहा हूं, जो फोन में बिल्ली है वो बिल्ली अपनी आवाज में बोलेगी, मेरी आवाज में नहीं बोलेगी, थोड़ी सी मोटी पतली हो जाएगी। तो ऐसे में अगर एक फ्री का सॉफ्टवेयर है
अगर बिल्ली की आवाज की जगह आप पिताजी की आवाज कंप्यूटर में फीड कर दो, तो आप कुछ भी बोलोगे तो जो जवाब वो बिल्ली बोलेगी वो पिताजी की आवाज, मतलब जो आवाज कंप्यूटर में भरी होगी वही आवाज बाहर निकलेगी। ये तो फ्री का सॉफ्टवेयर है जो आम मोबाइल में कोई भी चला सकता है। 200-250 रुपए का खिलौना आता है जो इस तरह की आवाज की नकल कर लेता है। सोचो अगर ये एडवांस स्टेज पे जाओ तो किसी भी व्यक्ति की आवाज का सैंपल कंप्यूटर में डाल के ये बनाया जा सकता है भी आप जो भी बोलोगे तो जो आउटपुट आवाज आएगी वो उस व्यक्ति की आएगी जिसकी आवाज कंप्यूटर में फीड की गई है। अब इसको दूसरी भाषा में समझो कि मैं माइक में बोल रहा हूं और माइक के अंदर एक चिप है। माइक पहले वो आवाज लेता है, वो आवाज माइक एम्पलीफायर में डालता है, एम्पलीफायर से वो स्पीकरों में जाती है, फिर वो आवाज सुनाई देती है। इसी तरह मान लो मैं बोल रहा हूं, ये मेरे आगे माइक लगा है मोबाइल के साथ, ये माइक में आवाज जा रही है, फिर ये आवाज इसमें मोबाइल में जाएगी, मोबाइल से ये आवाज आपके सिस्टम तक पहुंच रही है। तो ये एक प्रॉपर चैनल है। अब इस माइक और मोबाइल के बीच में अगर एक इंटरफेस कह लो, एक सॉफ्टवेयर लगा दिया जाए भी आवाज तो ये मेरी पकड़ रहा है लेकिन सॉफ्टवेयर इसको बदल के आवाज मान लो पिताजी की आवाज में बदल दे और ये आवाज मोबाइल में जाए, फिर ये आवाज आपके तक आए। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब होता है नकली, इंटेलिजेंस का मतलब होता है दिमाग। भी नकली का दिमाग है, मतलब कंप्यूटर को ट्रेंड किया गया है अलग अलग तरह की आवाज से, जिससे मैं जो भी अक्षर बोलूंगा वो बदल के जो जिस भाषा में कंप्यूटर को ट्रेंड किया है वही भाषा कंप्यूटर आपको निकाल के देगा। ये एक बहुत सिंपल काम है, मुश्किल से 40 से 50 हजार रुपए में, मैक्स इतने में आप जिसकी चाहो उसकी आवाज कंप्यूटर में बना सकते हो। अब आपको भी आप हम क्यों नहीं बना के दिखा देते पिताजी की आवाज, क्योंकि इसके लिए भी कानून है भी आप अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। अगर कल को हमने बना के दिखाई तो साथ साथ ये तो हमारे ऊपर मुकदमा डाल के हमें उठा लेंगे कि तुमने क्यों बनाई। तो क्योंकि हम बना नहीं सकते, क्योंकि ये खुद पिताजी का रोल कर रहे हैं और इसलिए इनकी तो सरकार से प्रॉपर पूरी तालमेल है। तो कानून में केस किसने करना है, जब खुद ही पिताजी को ही बना है तो बंदा ही बना ले। तो मेकअप करके बंदा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ऑनलाइन गुरुकुल में पिताजी के 3-3 हम शक्ल तैयार किए गए थे और इवन पिताजी के अपने परिवार के लोग भी ये पहचान नहीं पाए थे भी ये पिताजी ही हैं या कोई और है। मतलब इसमें ये मतलब वो लोग जो लगातार पिताजी के साथ रहते वो भी पहचान नहीं पाए थे। इसी तरह भी उन बहरू जो जो हम शक्ल तैयार किए गए थे उसमें से एक हम शक्ल सतपाल पांडे भी था जो हमारी जानकारी में आया है। और सतपाल पांडे ही वो शख्स था जिसने इन हम शक्लों की सारी वीडियोज और सारा टेक्निकल काम जो उस वीडियो में पिताजी जैसी आवाज बनाना, क्योंकि ऑनलाइन गुरुकुल जो पिताजी की फिल्म आनी थी उस फिल्म में सारा कुछ था। तो सारे पिताजी की आवाज बनाना, पिताजी जैसा चेहरा कंप्यूटर से तैयार करना, सारी बारीकियों पे काम करना, मेकअप वाला कौन है जो ये काम करता है, कौन टेक्निकल कंप्यूटर वाला है। तो फिल्मों में तो ये लाइसेंस अलग तरह से मिलता है, लेकिन वो सारी चीज को पर्सनल जिंदगी में उतार दिया गया और ये सारी जानकारी सतपाल पांडे के पास ही थी और दूसरा हनीप्रीत के पास जो ये फिल्म बनाती है। तो अब ये कह रहा है फिर की हो जो तुसी बनाओ। मैं वही तो कह रहा हूं ना भी हम बनाएंगे तो हम थोड़ी बना सकते हैं, कानून अलाउ नहीं ना करता, क्योंकि उन्होंने तो पिताजी को ही इस्तेमाल बना के पेश किया हुआ है। अगर हम हमारे पास कोई पिताजी थोड़े ही है भी हम बना के पेश करेंगे तो कानूनन जुर्म है। आपको ध्यान हो भी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर का हमशक्ल ऐसे बनाया गया था तो उसको अरेस्ट किया गया था इस मसले पे। अब ये तो बंदा इस तरह से दिखाया जा रहा है भी जेल से बंदा आ रहा है और जेल से सामने पेश हो रहा है, लेकिन हमें मालूम है हम टेक्निकली इसका दावा कर रहे हैं। अब सामने से कोई जवाब नहीं देता तो ये तो कोई जवाब नहीं ना हुआ भी तुम अभी बना लो, मतलब तुमने नकली बना लिया तो फिर हम भी नकली बना के दिखाएं। तुम अपने आप को असली साबित नहीं कर पा रहे तो भी इसका मतलब ये थोड़ी भी हम नकली बना के दिखाएं। हमें पता है भी ये नकली है, तुम जिसके ऊपर आरोप लगे वो कहे साबित भी मैं असली हूं, कैसे साबित होगा। ना वो हमारे से बात करना चाहता है, ना वो हमारे सवालों का जवाब देता है, ना वो हमसे भागता है, वो हमारे से 1-1 करोड़ की डिमांड करता है। उसके बाद वो वहां पे बिना माइक के बात नहीं करता। उसके बाद अब आपको लगेगा भी यार नहीं जी, कुछ लोग ऐसे भी आए कि जी ऐसे बिना माइक के बात की है। तो हम क्या है कि यहाँ पे आपको पता हो भी एक वो डिवाइस हो, मतलब
अंग होता है शरीर का जो आवाज बनाता है। अगर हम बोलते बोलते ऐसे हाथ रखेंगे तो आवाज बदल जाएगी हमारी, ऐसे आवाज कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये बदल जाएगी। तो जितना प्रेशर, वाइब्रेशन, पिच है, ये हम यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस गले के ऊपर यहां भी डिवाइस लगता है जो इस गले की आवाज की वाइब्रेशन, उसकी कितनी मोटी पतली होनी चाहिए, ये सारी चीज वो यहां से कंट्रोल, एक डिवाइस लगता है, वो कंट्रोल कर सकता है भी आपको कितनी पिच बढ़ानी है, घटानी है, कितनी मोटी करनी है, पतली करनी है आवाज। तो ये सारी चीजें यहां से भी ऑपरेट हो जाती हैं। और मतलब उसके बाद डिवाइस लगाओ तो और रिफाइन हो जाता है ये सारी चीज। मतलब इस पैटर्न पे इस तरीके से कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि उनके पास तो सारी टेक्नोलॉजी ऑनलाइन गुरुकुल के टाइम से है ही है। वोकल कॉर्ड्स कहते हैं इन्हें, जो ये वोकल कॉर्ड्स होती हैं, तो जो साउंड बनाती हैं, अगर थोड़ा बहुत गूगल कर लो तो आपको पता चल जाएगा वोकल कॉर्ड्स क्या है। तो मतलब ये सारी चीजें आप कर सकते हो। ऑनलाइन आप देखोगे ना तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां तो ओपन तौर पे वो सॉफ्टवेयर दे भी रहे हैं, क्योंकि इंडिया में अभी ये ओपन लीगल नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में कुछ जगह ये लीगल है। तो वहां ये ओपन अलाउ कर रखा है इस तरह के सॉफ्टवेयर। आप वहां पे किसी भी फिल्म स्टार की आवाज में अपनी आवाज बदलवा सकते हो। मतलब आपको ऑप्शन दिया हुआ भी इस फिल्म स्टार की आवाज में आपको आवाज अपनी बनानी हो तो आप इतने पैसे दो, आपकी आवाज को उसमें बदल के आपको दे देगा। मतलब आप बोलोगे तो वो फिर आप कोई भाषण दे रहे हो तो आप चाहते हो भी जो आपकी वर्डिंग है वो ये वाला जो फिल्म स्टार है ये बोले, तो आप बोल दो, वो आगे से फिल्म स्टार वैसी भाषा आवाज निकाल देगा कंप्यूटर आपकी। तो कोई बड़ा काम नहीं है इसका। और उसके बाद ये क्या भी यूपी जान दी तैयारी करो आप। देखो स्वर्ण नंबरदार जी, ऐसा है, आप मुझे सुन पा रहे हो कैसे, इस वीडियो कॉल से ना, ये वीडियो चैट है एक तरह का। तो ये वीडियो चैट यूपी में भी तो हो सकती है, बरनावा में भी हो सकती है। जब वहां पे अभी हमारी जानकारी में है कि 2 लोगों का मर्डर प्लान हुआ, क्योंकि उनको ये सच्चाई पता लग गई थी। एक का नाम अशोक मसाले, जिसको जिसको जिसकी डेरे में सुबह 4 बजे अचानक से वो मृत पाया गया, जो कि डेरे का एडम ब्लॉक का बहुत खास आदमी था। उसके बाद 4 बजे उसकी बॉडी को किसी होटल में शिफ्ट किया गया और आनंद फानन में बिना पेपर वर्क पूरा किए उसकी डेथ को पटियाला में दिखाया गया और उसकी बॉडी डोनेट कर दी गई, जबकि उसकी डेथ बरनावा डेरे में हुई थी। दूसरा, एक अजीत सांगवान नाम का सतब्रह्मचारी था जो सिक्योरिटी गार्ड था, जिसको ये सारा कुछ पता चल गया था और उसने अपने मोबाइल में ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। उसका मोबाइल वहां पे छीन लिया गया, वो अपनी जान बचा के वहां से भागा, जो हमारी जानकारी में आया वो बता रहे हैं। और उसके बाद उसकी डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पे कटी हुई पाई गई, मतलब रेलवे ट्रैक पे डेड बॉडी मिली उसकी। तो ये नहीं हम कह सकते भी आपको भी यूपी चलो जी, यूपी जाके हम आपको क्लियर कर देंगे। हाँ, जब ये आपके वहां तो कत्ल हो रहे हैं, कत्ल की प्लानिंग हो रही है, जिसको पता चल जाए उसका तो कत्ल ही कर देते हैं वो। तो फिर यूपी जाके तो ये बात पॉसिबल नहीं है। तो बेटर ये है कि अगर कोई आपका लगता है भी, आपको एक भी आदमी, चलो ये सब कुछ छोड़ो, ये तो बहुत बड़े लेवल की चीज है। अभी आपके हिसाब से भी पिताजी है जी, क्यों एक आम आदमी से इस तरह वीडियो चैट पे बात करेंगे। डेरा अपने सच कहूं में, सच कहूं अखबार में डेरा प्रेस नोट निकाल दे ऑफिशियल नाम से, अपने नाम से। मान लो PR नैन प्रबंधक है डेरे का कागजी तौर पे, और हनीप्रीत डेरे की आधिकारिक तौर पे मालकिन है कागजों में पिताजी की एब्सेंस में। तो ये दोनों अपने नाम से सच कहूं में एक प्रेस नोट ही निकाल दें भी हम इस बात की पुष्टि करते हैं भी जो पैरोल पे बंदा दिखाया जाता है कैमरे पे ये असली है। पिताजी तक तो लेवल ही छोड़ो, आप यही 2 बंदे प्रेस नोट देके सच कहूं में अपना प्रेस नोट छपवा दें अखबार में कि भाई ये हम दोनों गारंटी लेते हैं भी ये बंदा जो दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, टीवी पे, सोशल मीडिया पे, ये बंदा असली है। आप यही करवा के दिखा दो तो भी हम कह सकते हैं भी हम इस बात पे आगे बात बढ़ाएं भी हाँ ये असली हो सकता है। लेकिन इतना भी करवा के दिखा दो, ये क्यों नहीं होगा ये हम आपको बताते हैं। असल में अभी तक डेरे की मैनेजमेंट या डेरे के किसी भी बंदे ने आधिकारिक तौर पे ये पुष्टि नहीं की है। इवन डेरे के प्रवक्ता ने भी, उसने भी कोर्ट के कंधे का इस्तेमाल किया, खुद नहीं बोला भी। आधिकारिक तौर पे किसी ने अभी तक ये पुष्टि नहीं की है कि ये बंदा असली है। क्यों? क्योंकि कल को जब ये साबित होगा भी ये नकली है तो जिसने पुष्टि की होगी वो देशद्रोह के आरोप के अंदर जेल जाएगा।
जो ये बात की पुष्टि करेगा भी ये असली है। इसलिए आप चाहे कोर्ट लगा लो, चाहे कोई पुलिस अधिकारी लगा लो, चाहे सरकार का बंदा लगा लो, चाहे डेरे का प्रबंधक लगा लो या डेरे का प्रवक्ता, एक भी आदमी इसको असली आधिकारिक तौर पे नहीं बोलेगा। वैसे हवा में कुछ मर्जी मार दो, आपके मेरे कहने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो ऑथोराइज्ड होंगे, जो ऑन पेपर होंगे, इसे कानून की भाषा में ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, वो बंदा ही अगर बोले तो ये कानूनी तौर पे चीजें हो सकती हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति ये बात बोलेगा ही नहीं भी ये असली है। ये खुद बोल देगा तो इसका क्या है, जब आपको इसके पीछे के चेहरे का पता ही नहीं है ये कौन है, तो हर एक आदमी ये बात कह के टाल देगा, जी मुझे तो धोखा लग गया, मुझे तो असली समझता रहा मैं तो इसको। डेरे की मैनेजमेंट का कोई आदमी जो कागजों के ऊपर प्रबंधक है, हवा में नहीं, ऐसा नहीं है भी गोभी राम को ला दो, जो कागजों में प्रबंधक है वो आदमी पुष्टि करके कर दे, एक आदमी भी, तो भी हम उसके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप करवा के तो दिखाओ। सरकारी अधिकारी तो मतलब ही नहीं है कर देगा, और मंत्री नेता तो कहने की बात है। ऐसी कोर्ट, हर एक बंदा इस बात से क्यों भाग रहा है भी ये आदमी असली है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं करता। तो आपके पास कोई ऐसा तरीका हो तो आप सोचो, हम तो मान लेते हैं भी जी आपके लिए यूपी वाला पिताजी हैं, और पिताजी और हमारा कोई लेवल नहीं है अभी हम उनसे इस तरह से उनको बाउंड करें भी हमारे को वीडियो चैट पे जवाब दें। लेकिन प्रबंधक तो औकात में है ना, प्रबंधक तो आम इंसान ही है, उनकी तो औकात कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, वो हमारे से किसी मायने में भी बड़े नहीं है, वो तो जवाब दे सकते हैं, उनकी तो ड्यूटी है, ड्यूटी बाउंड है। तो खैर आपके पास कोई तरीका हो तो आप ये अशोक मसाले वाला कौन है, तो कि पटियाला का एक शख्स है, बिजनेसमैन था, बहुत नामी बिजनेसमैन है पटियाला का, अब तो स्वर्गवासी हो गए जो भी कह लो। तो वो सिरसा में डेरा के अंदर एक इनायत कॉम्प्लेक्स जगह है, जिस कोठी के अंदर छोटे साहिबजादी अमरप्रीत बहन की शादी हुई थी, वो कोठी इसी परिवार ने ही खरीदी थी। पहले उन्होंने जसमीत बाई जी की पहली कोठी खरीदी थी, फिर उनको जो छोटी बहन की कोठी थी, उन्होंने बड़ी कोठी थी वो खरीद ली थी। तो वो इतने करीबी परिवार है, शाही परिवार की भी, और डेरे की इतनी इंपॉर्टेंट फैमिली है। तो आप पटियाला में किसी से भी पूछेंगे भी अशोक मसाले वाले कौन है, तो वो बता देंगे। डेरे में भी आप आओगे तो इनायत कॉम्प्लेक्स में घुसते सार बिल्कुल सामने जो सबसे बढ़िया वाली कोठी आपको दिखाई देगी, वो उसी परिवार की है। वो पहले छोटी बहन की कोठी हुआ करती थी, तो वो परिवार है अशोक मसाले वाला। तो बहुत करोड़ोपति फैमिली है, बहुत नामी बिजनेसमैन है, पटियाले के भी और सिरसा में भी बहुत नामी है, जो डेरे के एरिया में। तो और कोई चीज आप समझना चाहो तो समझो, लेकिन आपको बता दें भी ये नौटंकी। अब आ जाए भी क्या क्या पॉसिबल प्लान्स हैं इन सब पे भी। चलो ये तो हमने केस वाला तो देख लिया, इसके बाद हमारे पास जो जानकारी है, क्योंकि अब हम ये पुष्टि तो कैसे करें, कोई हर चीज का सबूत तो आता नहीं है, लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। अब इन्फॉर्मेशन कितनी सच्ची है झूठी है कुछ कह नहीं सकते, बस इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता दें। एक तांत्रिकों की दुनिया अपनी होती है, हालांकि डेरे में रह के हमने कभी जरूरत नहीं पड़ी हमें, पर फिर भी तांत्रिकों की अपनी एक दुनिया है। तांत्रिक कह लो, ज्योतिषी कह लो, इनकी अपनी एक अलग तरह की दुनिया है। इस दुनिया में अलग अलग टोटके हैं, अलग अलग तरीके हैं, कुछ साइंस है, कुछ कैलकुलेशंस हैं, कुछ मंत्र मुंत्र जो भी हैं पता नहीं, लेकिन कुछ हद तक ये चीजें हैं। पर पिताजी कहते थे भी किसी से कुछ लेके ना खाओ, तो ये सब आप पे असर नहीं करती। तो उसमें क्या है भी, और अगर पिताजी ये भी बोलते थे भी जो प्रसाद देते हैं इस तरह से, वो केमिकल दे देते हैं जो आपका दिमाग हाईजैक कर लेते हैं और आपके अपने हिसाब से आपको चलाते हैं। तो जिसने यूपी वाले का प्रसाद खा लिया बरनावा जाके, या बरनावा से जो प्रसाद स्पेशल यूपी वाले का आया, जिसने वो प्रसाद खा लिया असली मान के, उसके ऊपर तो वो केमिकल का असर ज्यादा होता है, और धीरे धीरे वो कम होता है कि नहीं होता मालूम नहीं, क्योंकि हमने कभी खाया नहीं और इससे ज्यादा जानकारी हमें है नहीं। ये भी तो कह रहे हैं भी पिताजी ने ये बातें सत्संग मजलिस में बताई हुई हैं भी आप किसी से कुछ लेके ना खाओ, उसमें केमिकल ऐसे होते हैं। उसे हम दूसरी भाषा में तंत्र विद्या के चीजें कह देते हैं, क्योंकि मेडिकल में ऐसे केमिकल हमने कभी सुने नहीं, लेकिन पिताजी स्टेज से बोलते हैं तो हम उसके आधार पे बोल रहे हैं। अब हमारी जानकारी में यह है भी दिवाली के ऊपर, जो दिवाली का टाइम होता है, इस टाइम पे तांत्रिक कुछ ऐसी तंत्र विद्या करते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए की जाती है, और कुछ हद तक रिद्धि सिद्धि थोड़ी बहुत होती भी है इसमें। तो लेकिन पिताजी कहते हैं कि सत्संगियों को इससे डरना नहीं चाहिए, बाकी लोग जो करते हैं वो अलग हिसाब से। उसमें हमें ये जानकारी मिली थी भी एडम ब्लॉक ने बहुत बड़े स्केल पे तंत्र विद्या दिवाली के आसपास करवाई है, और अब भी वो चल रही है
जिसमें वो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं। पर क्योंकि पिताजी के वचन है, भी सत्संगी उसमें नहीं फंसते जो दृढ़ विश्वासी होते हैं, और बस किसी से कुछ लेके ना खाएं। तो आप ये जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के सदस्य हैं खास तौर पे, और बाकी भी जिनको आप बता सको, भी लेके किसी से कुछ मत खाना। उसके अलावा आप पे केमिकल किसी भी तरीके से असर नहीं करेगा तंत्र विद्या का। बस आप जब प्रसाद लेके खा लेंगे उसके बाद ये केमिकल असर करना शुरू कर देगा। उसके बाद आपकी बुद्धि उनके हिसाब से चलने लगती है। और इस अब दूसरी एक तो खबर ये आई है, दूसरी क्या है भी, डेरे के अंदर जो आपको हम बताते हैं भी, गुरचरण कौर नाम की एक लेडी है, उसकी एक संस्था है यूथ वेलफेयर फेडरेशन। वो संस्था, अब जो गुरचरण कौर है, इसका जो स्टेटस है वो काफी डाउन आ गया है। डाउन ऐसे आ गया है भी, डेरा के जो 3 अलग अलग ग्रुप हैं। एक ग्रुप है पॉलिटिकल विंग का, जो आपको भी राम सिंह चेयरमैन, जगजीत, ये लोग कंट्रोल करते हैं। खास तौर पे ये अकाली दल के फेवर्ड हैं, और क्योंकि अब अकाली दल पावर में नहीं है इसलिए इनकी थोड़ी इंपॉर्टेंस कम है। और इसी ग्रुप में एक लेडी है गुरचरण कौर। तो गुरचरण कौर की अपनी बहनों की संस्था है, और वो ज्यादातर वो डेरे में बहनों के ऊपर ही जिम्मेवार रही है। अब धीरे धीरे गुरचरण कौर को एडम ब्लॉक ने साइड लाइन लगा दिया है। तो एक चीज जानकारी ये निकल गया है भी, गुरचरण कौर क्या है कि उसके पास बहुत सारे राज जो कह लो हैं एडम ब्लॉक के लोगों के, खास तौर पे लड़कीबाजी या जो जनानीबाजी को लेकर। तो क्योंकि उसके ग्रुप में इस तरह की औरतें हैं, लेडीज, जिनका वो इस्तेमाल इन तरीकों से करती है जो मैनेजमेंट को हनी ट्रैप में लेके रखे। अब ऐसे में ये जानकारी है भी, संभव है भी गुरचरण कौर कोई ऐसा प्लान कर सकती है जिसमें यूपी वाले पे या उनके हिसाब से को भी पिताजी पे भी आरोप लगा सकती है, उसके ग्रुप की कोई लेडी या उसके द्वारा ट्रेंड की गई कोई लेडी। और ये आरोप समय लैंगिकता के भी हो सकते हैं या फिर बलात्कार के, इस तरह के आरोप लगा सकती है उसकी तरफ से कोई लेडी। और इसका काउंटर पार्ट ये हमें देखने को मिल रहा है भी, अचानक से जो मीडिया, पंजाब के मीडिया के अंदर अचानक से राजाराम हंडियाया के जो इंटरव्यू चलाए जा रहे हैं। अब राजाराम हंडियाया कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। हमारी जांच में तो ये आया भी, राजाराम हंडियाया वो शख्स है जिसने गुमनाम चिट्ठी एक्चुअल में लिखी थी और उसको सर्कुलेट करवाया था। लेकिन सीबीआई की जांच में राजाराम हंडियाया एक मुख्य गवाह था जिसको सबसे पहले गुमनाम चिट्ठी मिली थी। तो राजाराम हंडियाया के इंटरव्यू आ रहे हैं गुमनाम चिट्ठी वाले मसले को लेके, जिसका कोई तुक नहीं है इस टाइम पे आने का। लेकिन क्या है भी, न्यूज वालों को 500 रुपए, 1000 रुपए दे दो तो जो यूट्यूबर होते हैं वो इस तरह के इंटरव्यू चला देते हैं जिनकी अच्छी व्यूअरशिप होती है। तो वो अचानक से उस बंदे के इंटरव्यू आने का मतलब ये है भी, कोई माहौल बन रहा है बैक एंड पे इस चीज को लेके, बलात्कार वाले मसलों, साध्वियों को लेके। दूसरा एक माहौल ये बन रहा है कि गुरचरण कौर की ही टीम बार बार ये शोर मचा रही है भी, पिताजी जब आएंगे तब हम खड़े होके सामने मैनेजमेंट की शिकायत लगाएंगे। मतलब ये जब भी गुरचरण कौर की टीम माहौल बनाती है तो उसका मायने होते हैं। और ये चीज हमें पता है भी, पहले जब नकली आना था पहली बार, उससे 6 महीने, साल पहले से ही गुरचरण कौर की टीम ने ये माहौल बनाना शुरू कर दिया था कि पिताजी अब आएंगे बाहर छुट्टी लेके जेल से, और फिर वो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट को चुप करा के जाएंगे। और फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वाले इतने कमीने हैं भी, ये पिताजी को भी गलत कह देंगे। तो ये माहौल उन्होंने 1 साल पहले बनाना शुरू कर दिया था। इसका मतलब क्या है भी, गुरचरण कौर की टीम अब जो माहौल बना रही है कि वो पिताजी के सामने खड़े होके मैनेजमेंट के खिलाफ बोलेंगे, तब जब उनको ये पता है भी ये बंदा नकली है। और इधर से हमारे पास जानकारी ये है भी, गुरचरण कौर अपने तरीके से अपनी पकड़ बनाने के लिए ये काम करवा सकती है। और इधर से राजाराम हंडियाया के इंटरव्यू चलना, तो ये संभावना है भी ऐसा भी कुछ हो। और तीसरा ये है भी, जो तंत्र विद्या इन्होंने की है, ये करवा रहे हैं खासतौर पे हमारे जैसों को नुकसान पहुंचाने के लिए। हो सकता है कि छोटा मोटा ऐसा कोई इंसिडेंस किसी के साथ दिखे भी, और फिर ये उसको इस तरह से प्रोजेक्ट करें, देखो जी कर्मों की मार पड़ रही है। पर मुझे लगता है भी, जो व्यक्ति कुछ लेके नहीं खाएगा और वचनों पे पक्का है, 3 वचनों पे, उसको तो इस तरह की कोई चीजें होगी ही नहीं। तो बाकी ये तो टाइम बताएगा अभी अगले 21 दिन क्या होगा। और इसके अलावा जो मीडिया का
एंगल है। अभी राजस्थान इलेक्शन सिर पे है और ऐसे में भी राजस्थान में बीजेपी के पक्ष में वोटिंग करवाए, तो इसलिए यूपी वाले को बुलाया है इस तरह से। वो देखो हर इलेक्शन पे होता ही है, उसने पहले दिल्ली इलेक्शन भी हरवा दिया, पंजाब इलेक्शन भी हरवा दिया, हिमाचल भी हरवा दिया। हालांकि राजस्थान में पहले से जो एंटीसिपेशन है वो बीजेपी का ही है, लेकिन क्या जबरदस्ती क्रेडिट लेना तो अलग बात है। बाकी अगर नरेंद्र मतलब प्रधानमंत्री में और यूपी वाले में रेस लगी हो भी कौन सा ज्यादा बड़ा पनौती है, एक कहे जी देखो मैंने गुजरात में बैठ के वर्ल्ड कप हरवा दिया, तो क्या यूपी वाला राजस्थान में बीजेपी को इलेक्शन हरवाएगा कि जिताएगा, ये तो समय बताएगा। तो अगर पनौती बड़ा पनौती बनने की रेस है तो कुछ कह नहीं सकते। पर ये जो कुछ चीजें हैं, और इस सब के अलावा जो जो मेरे साथ जो केस हुआ है नशे वाला, क्योंकि उनकी जो प्लानिंग थी वो यही थी भी पैरोल पे आने से पहले भी किसी तरह मैं जेल में जाऊं और मैं बोल ना सकूं लाइव पे। और हो सकता है भी कोई बड़ी प्लानिंग हो इस सब के पीछे, कि भी अगर मोहित नहीं बोलेगा तो शायद हम उस प्लानिंग को अंजाम दे पाएंगे। अब हमारी जानकारी में ये है भी इन्होंने सिरसा लाने की प्लानिंग की थी, अब जो पता चल रहा है, लेकिन क्योंकि हमारे वाला दाव उनको उल्टा पड़ गया और इसलिए वो सिरसा ला नहीं पाए यूपी वाले को। और फिर इन्होंने जो मोकलवास की खबर थी वो उन्होंने खुद ही उड़ाई थी भी हम गुड़गांव ले जाएंगे मानेसर के पास मोकलवास में। हमारे को जानकारी तो एडम ब्लॉक के सूत्रों ने ही दी थी, वो इन्होंने खुद ही उड़ाई होगी, तो इसलिए वो खबर भी पूरी नहीं हुई। तो फाइनली फिर ले दे के इनके पास बरनावा ही बचता है, तो फिर से जाके बरनावा में दुबक के बैठ गया है। अब ये लाइव आएगा कि नहीं आएगा, 21 दिन बाद आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे, या फिर पहली बार की तरह अभी बस बंद कमरे में एक पंडाल के अंदर आपको वीडियो दिखाएंगे, कोई बंदा मोबाइल नहीं ले जा सकता, कोई वही फालतू की जो ड्रामेबाजी चलती है बिना मतलब की, और वो सब चलेगी। कोई एक आधा कार्यक्रम लाइव दिखा देंगे तो पता नहीं, नहीं तो बाद में जैसे रिकॉर्डेड वीडियोस बना बना के लाइव दिखाते हैं, उसमें क्या है भी जहां जहां गलतियां करी होती हैं वो पॉइंट काट देते हैं, हालांकि गलतियां फिर भी बहुत सारी बच जाती हैं। पर हो सकता है अभी वही पैटर्न इन्होंने इस बार भी अपनाना हो, लेकिन इलेक्शन को लेके थोड़ा काम करना है, या हो और कोई प्लान्स कोई बड़ा कोई क्रिमिनल प्लान होगा, हो सकता है सामने आए। बाकी जो भी है समय के साथ पता चलेगा, जो जो जानकारियां हमारे पास आती रहेंगी वो आपको देते रहेंगे। फिलहाल पहले वीडियो से अब हमें खुद जेल जाके ये तो समझ आ ही गया भी जो इसके जितने भी वीडियोस जेल से आने के तुरंत बाद आते हैं उसमें किसी में भी अंगूठे के ऊपर इंक का निशान नहीं है, तो मतलब ये व्यक्ति जेल से तो किसी भी मायने से आ ही नहीं रहा है। तो ये व्यक्ति तो वैसे ही बाहर से कहीं से आता है, वो दिखाने को वहां पे 2 गाड़ियां घुमानी है। जब सारी सरकार सेटल है, सब कुछ है, तो इतना नौटंकी करनी कोई बड़ी बात नहीं है। अभी 4 गाड़ियां घुमानी होती है, पुलिस तो 100 तरीके करती है इन चीजों के। और बाकी टाइम बताएगा। एक जानकारी और निकल के आई थी, किसी ने जानकारी दी थी भी, भी आसाम के अंदर कितनी सच है पता नहीं। अब आसाम तो हम जाने से रहे, लेकिन सिर्फ आपकी नॉलेज में डाल देते हैं। असम के अंदर एक तेजपुर नाम की जगह है, ब्रह्मपुत्र और एक और नदी है उसके संगम के ऊपर एक तेजपुर नाम की जगह है। वहां पे एक मेंटल असाइलम फैसिलिटी है, जिसे हम देसी भाषा में कहें तो पागल खाना। तो मेंटल असाइलम फैसिलिटी है, वहां पे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी है, जो सिक्योरिटी मतलब अमूमन वैसी वहां नहीं होती। हालांकि कितनी बात सच है ये भी नहीं कह सकते, लेकिन सूचना देने वाले ने सूचना दी है। और क्यों है ये भी नहीं पता, और हमें वहां की भाषा भी नहीं आती कि हम वहां के लोकल न्यूज़पेपर में पढ़ सकें कुछ ऐसा हो। तो हमें कुछ ऐसा मिला नहीं है, लेकिन किसी ने सूचना दी है। मैं वहां पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी है तेजपुर के मेंटल असाइलम फैसिलिटी में सीआईएसएफ की। और उनका ये डाउट है, क्योंकि वो सत्संगी लोग होंगे वहां पे, उनका ये डाउट है भी संभव है भी यहाँ पिताजी हो सकते हैं। लेकिन दूसरा ये है कि वहां पे उग्रवादियों की मेंटल ट्रीटमेंट के लिए या उनको मेंटल चेकअप के लिए भी ले जाया जाता है, तो संभव है इस वजह से भी वहां पे टाइट सिक्योरिटी रहती हो। पर ये एक सूचना है, कितनी सच्ची है ना तो हम कंफर्म करने वाले हैं जाके वहां पे, लेकिन ये है कि रैंडमली जो हमारे पास आई है वो हम आपको परोस रहे हैं। कल को कोई न्यूज आपको मिल जाए मिलती जुलती कुछ लगे तो आप इस पे निगाह रख सकते हैं। तो खैर हम उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं भी सच्चाई जल्दी सामने आए और जो भी सच है वो सबको पता चले। तो खैर इस प्रार्थना के साथ हजूर पिता के चरणों में नारा लगाते हैं, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलेंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हे मालिक तुझे इलाज है अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में
हमें कोई दुख तकलीफ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श व सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आस।